वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज से हम एलएलबी के सब्जेक्ट्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो आपसे मैं निवेदन करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम एलएलबी पंचम सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स को कवर करता हुआ अपना सीरीज आपके समक्ष बहुत जल्द लाने वाले हैं। ये इस श्रृंखला का पहला वीडियो है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम 2005। तो सूचना अधिकार अधिनियम को अगर आप देखें तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, जिसे हम आरटीई के नाम से, आरटीआई के नाम से जानते हैं। आरटीई राइट टू एजुकेशन है और आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ है। तो पहले क्वेश्चन में सूचना अधिकार अधिनियम का सूत्रपात किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई है, जिसमें बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति आएंगे। मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए सीधी याचिका सर्वोच्च न्यायालय के में किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो जो ये सुप्रीम कोर्ट पे जो याचिका आती है वो हमारी 32 के तहत आती है, और यही चीज अगर हमारा हाई कोर्ट में होगी तो ये याचिका 226 के तहत आती है। तो इस तरीके से चूंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है तो आर्टिकल 32 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन सी को हम सही आंसर के तौर पर टिक करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देश के नागरिकों और जन सेवकों के जनहित में कार्यों को प्राप्त करने के लिए देश के नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। ये बात किस केस में कही गई है? तो इस बात का निर्धारण उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण के वाद में हुई है, जो कि ऑप्शन बी है। इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस मामले में भारतीय संविधान ने के अनुच्छेद 19(1) की व्याख्या करते हुए कहा है कि सूचना के अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित माना गया है? यानी आरटीआई को उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत मान लिया और उन्होंने कहा राइट ऑफ एक्सप्रेशन में इस चीज को सम्मिलित माना जाए और इस उद्देश्य को पूरा किया जाए। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज्य नारायण है उसमें उन्हें फ्री रखने के लिए बोला गया है, लेकिन जो बात है कि ये अधिकार हमारा, सूचना का अधिकार हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है, ये बात एसपी गुप्ता बनाम भारत सरकार के राज्य में हुई है। इसलिए याद रखेंगे ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। सूचना का अधिकार का अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों के सहयोग से पारदर्शी शासन की व्यवस्था करना है। ये कथन सत्य है या असत्य है? तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि आरटीआई इसी के तहत आया है, इसलिए ये कथन सत्य माना जाता है। निम्नलिखित में किस सूचना के अधिकार को राज्य के क्षेत्र के बाहर रखा गया है? यानी इस क्षेत्र से बाहर रखा गया। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत किस बात की सूचना नहीं मांगी जा सकती है? तो राष्ट्र हित से रिलेटेड अगर कोई चीज है तो नहीं मांगी जा सकती, और जनहित से रिलेटेड है तो नहीं मांगी जा सकती। तो ऐसे में ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। समुचित सरकार को अधिनियम के धारा में किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? तो इस अधिनियम में जो भारत सरकार है या सरकार को हमारी जो डिफाइन किया गया है वो टूका के तहत डिफाइन किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से सरकारी संस्थान अधिनियम के दायरे में रखे गए हैं? तो हमारे भारत सरकार के सारे द्वारा स्थापित संस्थान है, भारत सरकार द्वारा गठित संस्थान है, राज्य द्वारा नियंत्रित है, तो ये तीनों हैं। इस कारण ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रकार की गैर कानूनी संस्थाएं जो सरकारी सहायता से चलती हैं, क्या उन पर यह अधिनियम लागू है? 100% लागू है, क्योंकि राज्य के अंतर्गत अगर नियंत्रित कोई संस्था है तो वो आरटीआई में आती है। सक्षम अधिकारी को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी को परिभाषित करने वाली धारा 2 अंगा है, यानी 2 अंगा में इसे परिभाषित किया गया है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक या सक्षम अधिकारी है? 239 के तहत, तो 239 के तहत सक्षम अधिकारी प्रशासक हाँ है, क्योंकि इसे अपॉइंटमेंट मिलेगा। आपको याद रखना है, अगर वो राज्य अपॉइंटेड है, सरकार द्वारा अपॉइंटेड अधिकारी है, तो वो सक्षम अधिकारी में आएगा। उच्च न्यायालय के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो उच्च न्यायालय के संदर्भ में ये ध्यान रखिएगा, ये हाई कोर्ट की बात कर रहा है। तो हाई कोर्ट की जब बात ये क्वेश्चन कर रहा है तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि हम केवल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे सक्षम अधिकारी के तौर पर, हम सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाएंगे। तो इस कारण हमारा पहला क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाता है और ए और बी भी गलत हो जाता है, ऑप्शन बी सही होगा।
उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी कौन होगा? तो जैसे कि उच्च न्यायालय के संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश ऑफ हाई कोर्ट उच्चतम सक्षम अधिकारी है, वैसे ही सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत किस धारा में परिभाषित किया गया? सूचना को सूचना अधिकार अधिनियम में किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो सूचना को हमारी 2 में परिभाषित किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सूचना के अंतर्गत सम्मिलित है? तो कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी दस्तावेज या कोई भी ज्ञापन, सभी चीजें आती हैं, इसलिए ये सभी सही हो जाएगा। क्या ईमेल सूचना की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित है? यानी ईमेल जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, क्या वो सम्मिलित है? तो हाँ, वो भी इसमें माना जाता है, कोई भी सूचना इसमें आ जाती है। तो आपकी प्रेस विज्ञप्ति या सलाह या लॉग बुक ये भी आ जाएंगे, और ऑप्शन 18 में भी हम डी को टिक करेंगे। इसके बाद बात आती है निम्नलिखित में कौन सी चीज सूचना की परिभाषा में सम्मिलित है? तो आंकड़ों में संदर्भित मॉडल या सामग्री या संविदा या मॉडल, तो ये सारी चीजें भी आरटीआई के तहत आती हैं। ऑप्शन डी इसमें भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दस्तावेज को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर भारतीय दंड संहिता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और आपको याद रखना है कि ये हमारा भारतीय दंड संहिता की धारा 29 के तहत डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है। किसी वस्तु पदार्थ का एक हिस्सा जो उसके स्वभाव और गुण को समग्र रूप से प्रकट करे, उसे क्या कहते हैं? यानी किसी भी चीज का। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो बात कही जा रही है उसको समझने की कोशिश करिए कि वो पूछना क्या चाहता है। वो कह रहा है कि अगर हमारी जैसे ये कोई एक पूरी चीज है और इस चीज का इतना हिस्सा ये है, तो क्या ये हिस्सा अगर लेकर के हम इस चीज के बारे में जानने की कोशिश करें तो हमें किस चीज की जानकारी मिल पाएगी? तो हमें इसे नमूना या सैंपल के तौर पर समझना चाहिए कि ये चीज हमारी सैंपल है और वो नमूने के अंतर्गत आती है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो सम्मिलित कागज क्या सूचना में शामिल होते हैं? तो जो लिखित कागज, तो हाँ, लिखित कागज सूचना में शामिल होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध सूचना ही प्रदान की जाती है, जो सूचना उपलब्ध न हो उसे उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह बात किस वाद में निर्धारित की गई है? किस वाद में ऐसा कहा गया है? तो विभोर दिलीप बनाम वारला के बाद में ये बात डिसाइड की गई है कि जितना भी सक्षम अधिकारी के पास जानकारी है वो जानकारी देगा, अदरवाइज वो ये कह सकता है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मात्र सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है, कष्ट निवारण के लिए समाधान अन्यत्र तलाशने होंगे। यह बात किस वाद में कही गई है? यानी राइट टू इंफॉर्मेशन तो है, राइट टू रिड्रेसल नहीं है। तो ये बात हमारी एस के कपूर बनाम डिप्टी कमिश्नर केस में कही गई है, इस बात को याद रखिए। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके केस आपको रटने पड़ेंगे, क्योंकि ए और बी दोनों में अक्सर ये बात कही जा रही है, लेकिन ये क्वेश्चन के आंसर्स नहीं है, ये गलत ऑप्शन दिए गए हैं। सूचना अधिकार के अंतर्गत सुझाव देने की कोई गुंजाइश नहीं है, यह एक बात किस केस में आई है? यानी आपको इंफॉर्मेशन देनी है, आपको किसी तरीके का सुझाव नहीं देना है। तो ये बात छितरपाल महादेव गुप्ता बनाम वेस्टर्न रेलवे के बाद में आई है। निम्नलिखित में किस मामले में केंद्रीय सूचना आयोग ने स्पष्ट किया है कि 2F के अंतर्गत किसी प्रकार के स्पष्टीकरण या व्याख्या मांगना सम्मिलित नहीं है? यानी सूचना अधिकार के तहत अगर आप किसी चीज का एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, तो ये बात सूचना अधिकार के तहत नहीं आती। ये बात राजेंद्र सिंह बनाम राजेंद्र प्रसाद वर्मा बनाम राजीव सिंह के वाद में बताई गई है। किस वाद में यह निर्णय किया गया है कि सूचना की परिभाषा किसी भी प्रकार का आदेश, निर्देश या उक्त अधिनियम के अंतर्गत जारी नहीं किया जा सकता? यानी सूचना को आप किसी आदेश के तहत इस बात को नहीं जारी कर सकते हैं। तो ये बात हमारी मोहन अनंत चौहान बनाम वेस्टर्न रेलवे के बाद में आई है। किस धारा के अंतर्गत लोक प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है? तो सूचना अधिकार के अंतर्गत लोक प्राधिकारी को इस अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। वे प्राधिकरण, निकाय या स्वशासित संस्थाएं जिनकी स्थापना या गठन संविधान के अंतर्गत हुआ हो, वो क्या हैं? तो उनको हम क्या मानेंगे? तो सारी की सारी जो चीजें हैं उनको हम लोक प्राधिकारी मानेंगे, सक्षम प्राधिकारी के रूप में उनको मानेंगे और उनको सूचना देने के लिए बाध्य माना जाएगा। किस वाद में स्पष्ट किया गया कि न्यायपालिका की प्रशासनिक इकाई सूचना के अधिकार के परिधि में आती है? यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत हमारी जुडिशियरी की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी आती है। ये बात किस केस में बताई गई है? तो
सुभाष चंद्र अग्रवाल बनाम उच्चतम न्यायालय के केस में ये बात डिसाइड की गई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी सूचना के अधिकार का कहीं भी न्यायिक प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर पड़ता है तो ऐसी सूचना में सूचना के अधिकार का प्रयोग वर्जित रहेगा। यह बात किस जगह पर निर्णित की गई, यानी किस केस पे यह बात बताई गई कि हमें सूचना अधिकार अधिनियम को उसी जगह पर यूज करना है जहां पर सूचना के अधिकार का प्रयोग प्रतिकूल असर न्यायिक प्रक्रिया पर न डाले। ये बात एस के कपूर बनाम डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के केस में डिसाइड की गई है कि निजी गैस विक्रेता भी गैस सिलेंडरों के बारे में जानकारी देने के लिए बाध्य है। यह बात किस उसमें बताई गई है, यानी सरकारी प्राधिकारी तो है ही, अगर कोई व्यक्तिगत गैस एजेंसी है और वो ये कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि कितने गैस सिलेंडर उसने बेचे हैं तो वो भी यह बात बताने के लिए बाध्य है। यह बात नीरज अग्रवाल बनाम बीपीसीएल के केस में डिसाइड की गई है। गैर सरकारी संस्थाएं से प्राप्त धन के हिसाब की सीमा 2H के अंतर्गत प्राधिकरण मानी जाएगी। क्या ये बात सत्य है या असत्य है? ये तथ्य सत्य माना जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। सरकारी सरकारी मध्यस्थ यानी जो गवर्नमेंट मीडिएटर है वो सूचना अधिकार की परिधि में आता है। यह बात किस अधिकार में निर्णय की गई है या किस केस में इस बात का निर्णय किया गया है? तो ये निर्णय हमारा नमिता कुमार बनाम ऑफिशियल लिक्विडेटर के केस में है। स्टॉक एक्सचेंज लोक प्राधिकरण की परिभाषा में 2N के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यह बात किस परिभाषा में की गई, किस केस में डिसाइड की गई है? तो इस केस को डिसाइड करने के लिए हमारा जो केस डिसाइड किया गया है उसमें हमारा राजकुमार अग्रवाल बनाम जयपुर स्टॉक एक्सचेंज का केस है, ये याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख में शामिल है? दस्तावेज, दस्तासेप की माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर, ये सारी चीजें सम्मिलित हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी धारा अभिलेख के संबंध में प्रावधान करती है? तो जो इस अधिनियम की धारा है, तो इस अधिनियम की धारा 2 झा अभिलेख के बारे में प्रावधान करती है। क्या अभिलेख को दस्तावेज की माइक्रोफिल्म अभिलेख में शामिल होगी? हाँ, होगी। अगर उसकी माइक्रोफिल्म बना ली गई है तो अभिलेख में शामिल होगी। सूचना अधिकार को अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो सूचना का अधिकार जो है वो अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना क्या सूचना अधिकार के तहत आता है? सूचना अधिकार यानी जो हमें सैंपलिंग करनी है, जो चीज़ हमें जाननी है, तो ये चीज़ हमारी सैंपलिंग करना आप आसानी से कर सकते हैं और ये चीज़ हमारी सत्य है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि क्या सूचना अधिकार के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है, मांगी जा सकती है। ये बात याद रखेंगे क्योंकि सूचना अधिकार के तहत आप प्रमाणित प्रति मांग सकते हैं। क्या सूचना अधिकार के अंतर्गत दस्तावेजों और कार्यों के दस्तावेजों का अधिकार भी प्राप्त है, यानी इनका निरीक्षण का अधिकार? हाँ, आपको है, आप देख सकते हैं। क्या कोई सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में विद्यमान है तो ऐसी सूचना किस स्वरूप में प्राप्त की जा सकती है? तो ऐसी सूचना जो कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में विद्यमान है उसमें आप उसके डिस्केट्स के रूप में या वीडियो कैसेट्स के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के किसी भी रूप में आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राज्य सूचना आयोग को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो इस अधिनियम की धारा के 2 के तहत राज्य सूचना आयोग को परिभाषित किया गया है। इनमें से किस माध्यम में आम जनता सरकारी कार्यों के गुणवत्ता, भवन, सड़क इत्यादि के जानकारी को जांच और परख सकती है? तो याद रखेंगे सामग्री के प्रमाणित नमूने लेकर के जो जनता है वो किसी भी चीज को जांच परख सकती है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। सूचना का अधिकार हेतु पात्रता का उल्लेख अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया है, यानी किस धारा में ये बात बताई गई है कि कौन व्यक्ति सूचना अधिकार के अंतर्गत अधिकार मांग सकता है, सूचना मांग सकता है? तो यह धारा 3 है। सूचना का अधिकार प्राप्त है, किसको सूचना का अधिकार प्राप्त है? तो याद रखेंगे सूचना का अधिकार केवल भारत में नागरिकों को प्राप्त है, व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। गैर भारतीय नागरिक इसकी सूचना नहीं मांग सकता है। अगला है गैर नागरिकों को क्या सूचना का अधिकार प्राप्त है? तो इस बात को आप पूरी तरीके से स्पष्ट समझ लें, ये अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। क्या संस्थाएं यथावत सूचना देने के अधिकार का प्रयोग कर सकती हैं? यानी सूचना देने के अधिकार का प्रयोग संस्थाएं कर सकती हैं? नहीं, ये बात सूचना के अधिकार का प्रयोग संस्थाएं नहीं कर सकती हैं। निम्नलिखित में कौन सी धारा लोक प्राधिकारी की बाध्यताओं के संबंध में प्रावधान करती है? कौन सी धारा ये बताती है कि लोक प्राधिकारी के पास क्या बाध्यताएं रहेंगी?
तो ये धारा 4 के अंतर्गत है। किस धारा के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया है कि लोक प्राधिकारी ये सुनिश्चित करेगा कि रिकॉर्ड का रखरखाव सूचीबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से हो। तो ये बात जो है सूचना अधिकार अधिनियम के तहत लोक प्राधिकारी को डिफाइन करने के साथ ही धारा 4 खा के कंडका में कही गई है कि उसे अपने दस्तावेज सिस्टमैटिक ढंग से रखने होंगे। किस धारा के अंतर्गत सरकारी विभागों लोक प्राधिकारियों के अधिनियमों को लागू करने के लिए 120 दिनों के अंतर्गत सरकारी विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करना आवश्यक है। यानी सभी के सभी प्राधिकारियों को इस सूचना अधिकार लागू होने के 120 दिन के अंतर्गत, यानी 120 दिनों तक तो उसकी सीमा थी, उसके बाद सभी को ये अधिकार देने होंगे, यानी सूचना अधिकार अधिनियम का पालन करना होगा। 4(1) की धारा खा में ये बात कही गई है। 4(1) खा सूचना का स्वरूप इतना व्यापक है, ये बात समझिए कि व्यापक मूर्त रूप प्रदान कर दिया जाए तो सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या स्वतः कम हो जाएगी। यानी ये इतनी चीजें इसमें की जाती हैं, तो क्या ये बात सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। अगर उसे हम व्यापक कर दें तो कंप्लीट हो जाएगा। किस धारा के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों द्वारा दिए गए प्रशासनिक और अर्ध प्रशासनिक फैसले कारण सहित जानकारी प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाएगी, यानी जो डिसीजन लिए गए हैं वो प्रभावित व्यक्ति को दिए जाएंगे। तो 4(1) की खा में ये बात बताई गई है। सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है, यानी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगने की धारा कौन सी है? तो ये धारा हमारी जो है वो धारा 6 है। धारा 6 के तहत हम सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना को मांगते हैं। सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन, याद रखिएगा, केवल लिखित तौर पर होता है, मौखिक तौर पर नहीं होता। ये गलत है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन किस भाषा में लिखा जा सकता है? तो हिंदी में भी हो सकता है, अंग्रेजी में और क्षेत्रीय भाषा में। तो इसलिए इनमें से सभी भाषाओं में आवेदन किया जा सकता है। जहाँ सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहाँ सूचना अधिकारी के अनुरोध पर व्यक्ति को युक्ति सहायता देगा, जिससे कि उसके मौखिक अनुरोध को लेखबद्ध किया जा सके। यानी कहीं ना कहीं पहले से लिखित एक फॉर्म प्रयुक्त करना होगा और उसी में आप सूचना अधिकार को प्रदान करेंगे। मौखिक तौर पर सूचना का अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा। ये धारा 6 के तहत वर्णित है। किस मामले में केंद्रीय सूचना आयोग ने स्पष्ट किया है कि एक से अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित जन सूचना अधिकारी के पास अलग से अलग आवेदन करने होंगे। यानी एक ही सूचना में आप अलग अलग बातें नहीं मांग पाएंगे। अगर आपको सूचनाएं और चाहिए तो आपको अलग से आवेदन करना पड़ेगा। ये बात SS राणावत के केस में बताई गई है। यदि कोई सूचना अधिकारी आवेदन पत्र को लेने से मना करता है तो इसकी शिकायत अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत सूचना आयोग से की जाएगी? यानी सक्षम प्राधिकारी अगर आवेदन लेने से मना करता है तो हम किस धारा के तहत आवेदन की शिकायत करेंगे? तो ये बात हमारी धारा 18 में वर्णित है। आवेदन पत्र के साथ लिया जाने वाला शुल्क निर्धारित किया जाता है, यानी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत कितना शुल्क लगेगा, इस बात को निर्धारित करने का काम राज्य सरकार का है। किस प्रकरण में कहा गया है कि डाकपाल की सहायक सूचना अधिकारी की भूमिका निभा सकता है यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थना पत्र लिखने और भेजने में कठिनाई हो तो उसका सहयोग करके। यानी जो डाकपाल है, जो पोस्टमैन है, वो व्यक्तियों को सहायता कर सकता है, उनके लेटर को लिख सकता है और उनको इस बारे में सहायता दे सकता है। तो पी मुथैया बनाम PMO के वाद में ये बात कही गई है। क्या अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान है जिसके द्वारा आवेदक को सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य या कारण बताने के लिए बाध्य किया जाए? यानी क्या आप सूचना अधिकार मांगने वाले व्यक्ति को ये बात कह सकते हैं कि आप ये बताइए कि सूचना आपको क्यों चाहिए और आप किस बात के लिए मांग रहे हैं? तो ऐसा नहीं किया जा सकता, उसे सूचना आपको देनी होगी। इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये भी बात गलत हो जाएगी। और नेक्स्ट है, किस धारा वाद के अंतर्गत 6 में प्रदत्त अधिकारों का विस्तृत विवेचन किया गया है? धारा 6 में, यानी सूचना अधिकार अधिनियम के प्राप्त करने के तरीके और व्यक्ति के राइट्स को किस धारा में विस्तृत तरीके से वर्णित किया गया है? तो याद रखेंगे, ये केतल कांतिलाल मोदी बनाम उत्पाद शुल्क एवं सीमा उत्पाद शुल्क केंद्रीय बोर्ड के केस में डिसाइड किया गया है। कौन सा वाद प्रार्थना पत्र के स्थानांतरण से संबंधित है? जहां पर प्रार्थना पत्र स्थानांतरण किया गया है, यानी संबंधित प्रार्थना को
दूसरे व्यक्ति को दिया गया है। तो अरविंद केजरी बनाम डीओपी पीटी भारत सरकार के केस को स्थानांतरणवाद से देखा गया है। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनुरोध का निपटारा किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये हमारा धारा 7 के अंतर्गत किया जाता है। प्रार्थना पत्रों का निपटारा उनकी प्राप्ति की कितनी तिथि के कितने दिनों के अंदर हो जाना चाहिए? तो ये हमारा 30 दिनों के अंतर हो जाना चाहिए। आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर संबंधित व्यक्ति को सूचना प्राप्त हो जानी चाहिए। धारा 5 के अंतर्गत अधिनियम पारित होने के कितने दिन के अंदर लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की बात की गई है? तो ये बात हमारी 100 दिनों के अंदर कही गई है, यानी लोक सूचना अधिकारी 100 दिनों के अंतर्गत नियुक्त किए जाने थे। निम्नलिखित में किस अधिकार के अंतर्गत सूचना की मांग करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई और युक्त सहायता करने के लिए प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी को बाध्य किया गया है? यानी सूचना का अधिकार मांगने का निवेदन करने पर कार्रवाई, यानी जो व्यक्ति सूचना मांगता है उसकी हेल्प की जाए और उसे एक जानकारी दी जाए। ये बात किस वाद के अंतर्गत बताई गई है? तो धारा 5(3) में ये बात बताई गई है कि प्राधिकारी व्यक्ति की मदद करेगा और उसे युक्तियुक्त सहायता देगा। यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, तो ऐसी सूचना को कितनी जल्दी उपलब्ध कराया जाएगा? तो अगर कोई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित है, तो ऐसी सूचना को 48 घंटे, आवेदन के 48 घंटे में उपलब्ध कराना आवश्यक है। निर्धारित अवधि के भीतर सूचना अधिकारी द्वारा सूचना प्रदान करने पर निर्णय नहीं लिया जाएगा, तो यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को क्या कर दिया है? स्वीकार कर लिया है, नामंजूर कर दिया है, प्रतीक्षारत कर दिया है। तो मान ये लिया जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है और उसके अंतर्गत उस पर संबंधित कार्रवाई की जा सकती है। अतिरिक्त सूचना शुल्क का प्रावधान है। अगर किसी भी विषय पर सूचना शुल्क पर्याप्त नहीं है और ऐसा लगता है कि शुल्क और होगा, तो ये धारा 7(3) में डिसाइड है कि अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है। सुबोध जैन बनाम डीसीपी पश्चिम नई दिल्ली का वाद किस मैटर से संबंधित है? तो ये केस अतिरिक्त सूचना शुल्क से संबंधित है, जो कि क्वेश्चन ऊपर है। निम्नलिखित में कौन सी धारा असहाय व्यक्तियों की वांछित सहायता से संबंधित है? यानी सूचना अधिकार अधिनियम में अगर कोई व्यक्ति असहाय है, तो उसको किस तरीके से सहायता दी जाएगी? तो ये धारा 7 की भाग 4 में असहाय व्यक्तियों की सूचना देने से संबंधित है। किसी व्यक्ति के अनुरोध को अस्वीकृत किया जाता है, तो वहां लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले को ऐसी अस्वीकृति का कारण बताएगा। यानी आप अगर किसी चीज की सूचना को रिजेक्ट करते हैं, किसी को सूचना नहीं देते हैं, तो आप बताएंगे कि आप किस कारण नहीं दे रहे हैं। ये बात धारा 7 में वर्णित है। सूचना अधिकार के अंतर्गत संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, तो ऐसी सूचना को प्रदान करने से मना किया जा सकता है। भारत सरकार के संसाधनों पर विपरीत प्रभाव है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे राष्ट्र हित और देश हित दोनों आ जाता है, इसलिए इस बात को कहा जा सकता है। और ऐसा ये डिसीजन पीसी सिंह बनाम वेस्टर्न रेलवे के केस में आया है। कुलदीप सिंह बनाम नॉर्दर्न रेलवे का केस किससे संबंधित है? तो कुलदीप सिंह बनाम नॉर्दर्न रेलवे का केस गुमशुदा फाइलों से संबंधित है। यदि सूचना आयोग चाहे तो ऐसे प्राधिकरण को गुमशुदा फाइलों से संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए शपथ पत्र दाखिल करने के लिए आदेश भी दे सकता है। ये बात किस मामले में डिसाइड की गई है? तो ये बात निर्मल प्रभाकरण बनाम वेस्टर्न रेलवे के बाद में कही गई है। किस वाद में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि रिकॉर्ड छंटनी के उपरांत नष्ट नहीं किया गया है, तो विभाग ऐसा रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य होगा। यानी अगर विभाग ने किसी चीज की छंटनी की है और वहां पर उसका रिकॉर्ड नष्ट नहीं किया गया है, तो अशोक कुमार खरे बनाम सेंट्रल रेलवे के केस में ये बात बताई गई है। यदि रिकॉर्ड वास्तव में उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए सार्थक प्रयास किया जा सकता है। तो लोक अधिकारी ऐसी सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। जैसा कि पहले कहा गया है कि सूचना उसी बात की उपलब्ध कराई जाएगी जो उपलब्ध होगी। इस बात को किस केस के अंतर्गत डिसाइड किया गया है? तो शिवशंकर प्रसाद बनाम साउथ इंडियन वेस्टर्न रेलवे के केस में इस बात को डिसाइड किया गया है। आवेदन पत्र पर निर्धारित समय अवधि में निर्णय न लिए जाने की स्थिति को किस जगह स्पष्ट किया गया है? तो अगर आवेदन पत्र न लिए जाने के बाद उस पर निर्णय न लिए जाने की स्थिति को धारा 7 की 2 के अंतर्गत डिसाइड किया गया है। बताया किए जाने से छूट से संबंधित भाग है, तो सूचना देने या न देने से संबंधित छूट हमारी धारा 8 में बताई गई है। पृथक्करणीयता का प्रावधान किससे है? थ्योरी ऑफ सेपरेशन को सूचना अधिकार अधिनियम में किस धारा में रखा गया है? तो सूचना अधिकार अधिनियम की धारा
10 के तहत सूचना के पृथक्करणीयता के प्रावधान किए गए हैं? कौन सी धारा है उस स्थिति के निपटारे से संबंधित जहां मांगी गई सूचना के कुछ अंश अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार छूट की श्रेणी में आते हैं और कुछ अंश छूट की श्रेणी में ना आकर के सूचना देय बनती है? तो ऐसी कौन सी धारा है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि धारा 10 के तहत ऐसी सूचनाओं का वर्णन है जो कुछ छूट में है और यहाँ पर कुछ सूचना देय बनती है। कौन सा की धारा धारा पर व्यक्ति सूचना से संबंधित है? धारा व्यक्ति सूचना से, यानी कोई जो बात है उसमें किसी व्यक्ति से की सूचना से संबंधित कौन सा वाद है? तो धारा 11 में ये बात बताई गई है। धारा 11 के अंतर्गत तृतीय पक्ष के अनुरोध को प्राप्त होने के कितने अवधि के भीतर नोटिस दिया जाएगा? यानी किसी बात को अगर दो व्यक्तियों के बीच में से अगर तीसरा व्यक्ति किसी जानकारी को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो उस व्यक्ति को नोटिस देने के लिए कितना समय निर्धारित है? तो ये समय 5 दिन का दिया गया है। निम्नलिखित में किस विषय को छोड़कर के धारा 11 के अंतर्गत अन्य सूचनाएं प्रदान की जा सकती हैं यदि तृतीय पक्ष के हितों को होने वाली संभावित नुकसान की तुलना में जनहित का पड़ला भारी हो? यानी अगर हमारा पब्लिक वेलफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम किन चीजों को ध्यान देंगे? तो ये बात हमारी इन दोनों मामलों में विधि द्वारा संरक्षित व्यापार विधि और वाणिज्य गुप्त विषय दोनों को लेकर के बताई गई है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। ऐसी सूचनाएं जिनकी प्रकृति पूर्ण रूप से व्यक्तिगत होती है उनको प्रकटन से धारा के अंतर्गत संरक्षित किया गया है, यानी स्पेशल जो प्राइवेट सूचनाएं हैं ऐसी सूचनाएं किस धारा के अंतर्गत बताई गई हैं? तो प्राइवेट सूचनाएं हमारी धारा 8(1) के इया में बताई गई हैं। निम्नलिखित यदि पूर्ण रूप से निजी मामला किसी कारणवश सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हो तो क्या उसे सार्वजनिक किया जा सकता है? जब कोई मामला व्यक्तिगत है और वो सार्वजनिक जीवन से जुड़ जाएगा, सार्वजनिक हित से जुड़ जाएगा तो उसे सार्वजनिक करना आसान होगा या आवश्यक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद के अंतर्गत कितनी सूचना आयोग ने निजी एवं सार्वजनिक सूचना के अंतर को स्पष्ट किया है? यानी प्राइवेट इंफॉर्मेशन और जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है इनके बीच का अंतर सुभाष चंद्र बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के केस में डिसाइड किया गया है। किस मामले में कंपनी के कर्मचारी निजी संपत्ति के विवरण को जनहित में सार्वजनिक करने का आदेश दिया है? यानी किसी कंपनी के किस व्यक्ति के पास कितनी प्रॉपर्टी है ये बात आप स्पष्ट करेंगे तो ये पंकज बाधवा बनाम सीबीआई के केस में है। धारा 8(1) इया के विवेचन के अनुसार कौन सी सूचना अधिनियम की परिधि से बाहर है? तो ऐसी सूचनाएं जो हमारी सार्वजनिक हितों से संबंध ना रखें, ऐसी सूचनाएं जिससे निजी जीवन में आवश्यक हस्तक्षेप हो, ये दोनों की दोनों सूचनाएं हमारी सूचना अधिकार अधिनियम से बाहर हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी रावल बनाम जीडी इनकम टैक्स का वाद किस बात से संबंधित है? तो ये वाद हमारा धारा 8(1) इया से संबंधित है जहां पर प्राइवेट सूचना का अधिकार और पब्लिक सूचना के अधिकार के बीच का अंतर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 19 के तहत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, ये बात आप स्पष्ट जानते हैं। और 19 के अंतर्गत वर्णित अधिकार किसको प्राप्त है? तो क्या ये अधिकार हमारे गैर नागरिकों को प्राप्त है? नहीं, इस कारण ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन ए ही सही होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित में किस माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया जा सकता है? यानी आप किस भी तरीके से अपने विचारों को शब्दों द्वारा, लेखों द्वारा, चिन्हों द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा क्योंकि उपर्युक्त सभी सही है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड बनाम न्यूज ऑफ इंडिया का वाद किस बात से संबंधित है? तो इंडियन एक्सप्रेस बनाम न्यूज ऑफ इंडिया का वाद हमारा अनुच्छेद 19 से संबंधित है जहां पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुख्य अधिकार है कि व्यक्ति की उन्नति हो, ठीक है, खोज में सहायक हो, ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता हो, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रमुख उद्देश्यों से संबंधित वाद है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा वाद है जिस पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का निर्णय किया गया है? तो इंडियन न्यूज एक्सप्रेस बनाम प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस इस बात से संबंधित है।
परीक्षार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिकाएँ देखने के अधिकार से वंचित करना, उसके सूचना के अधिकार को, जो कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक ढंग है, छीनना है। ये बात किस अधिकार अधिनियम में किस वाद में कही गई है? तो ये बात हमारी प्रीतम रंजन बनाम यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में बताई गई है। किस मामले में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद को के अंतर्गत माना गया है? तो ये जो हमारी बात है जिसमें कि ये कहा गया है कि जो सूचना अधिकार अधिनियम है वो पीपल्स इन यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बताया गया है। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निहित अवधारणा को लोक सेवा सूचना आयोग भी लागू करता है या इस पर भी ये लागू होती है, यह बात किस केस में निर्धारित की गई है? तो ये बात केरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाम स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन केरल सर्विस कमीशन के केस में बताई गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उन आधारों का उल्लेख है जिनके आधार पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, यानी युक्ति तौर पर इन पर रोक लगाई जा सकती है? तो ये अनुच्छेद 19(2) है, जिसमें कि रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लीगल रिस्ट्रिक्शंस दिखाई गई हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम हमारा 15 जून 2005 को पारित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित होने के बाद कितने दिनों बाद लागू हुआ है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम पारित होने के 120 दिनों बाद लागू हुआ है, चूँकि ये कहा गया था कि 120 दिनों के अंतर्गत सारी सूचनाओं को व्यवस्थित किया जाएगा। निम्नलिखित में कौन-सी धारा अधिनियम के पारित होने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई थी? तो जो सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 12 और 24 हैं, इन दोनों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में कौन-सी धारा अधिनियम लागू होने के बाद तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गई थी? तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि धारा 15, 18, 27 भी सभी धाराएँ लागू की गई हैं, तो इनमें से सभी सही हो जाएगा। सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना क्या सूचना के तहत आता है? हाँ, आता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।